कांग्रेस शासन के मिशन 2047 जन भागीदारी से बदलाव इस कार्यक्रम में आज उपस्थित प्रबुद्धजनों में श्री आनंद कुमार सिंह जी, श्री प्रोफेसर शिव कुमार तोमर, हमारे जिलाधिकारी संबल, पुलिस अधीक्षक संबल, मुख्य विकास अधिकारी संबल समेत सभी अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित सभी उद्योगपति और व्यापारीगण, हमारे प्रतिनिधि हैं, सभी शिक्षकगण, कृषकगण, एपीओ सहयोग प्रतिनिधि, सभी संगठन, ग्राम प्रधान, एनआरएलएम की ये सभी समूह की सखियां और विद्यार्थीगण भी हैं, कुछ मीडिया के सभी लोग, सभी आमंत्रित अतिथिगण। और दूसरा ये कि जो आगे का सफर होगा उसमें जो मुख्य भाग है, जो उसका हिस्सा है, वह जन भागीदारी। हमारा समय निकालकर यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो जाहिर सी बात है जब आप यहाँ हैं तो इसका रचनात्मक हम उपयोग करें, सरकार की मंशा ये। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि जो भी कार्यक्रम की मूल भावना है, उस मूल भावना के अनुरूप हम चले। इसके सारे पहलू आपके सामने आ चुके हैं। पहली बात ये कि जन भागीदारी क्यों, उत्तर प्रदेश क्या है। अगर रहने वालों की भावना उससे नहीं जुड़ी है तो कोई विदेश बिना भावना विदेश नहीं हो सकता। वो नक्शा खींचा जा सकता है, आप देख रहे होंगे मध्य एशिया में गल्फ, वहां पे लगातार लड़ाइयां हो रही हैं, आपस में सभी लड़ रहे हैं, जबकि एक ही संस्कृति को फॉलो करने वाले लोग हैं, फिर भी लगातार लड़ाइयां हो रही हैं। अगर खाली नक्शे से बात बन जाती तो शायद लड़ाइयां नहीं। तो हम भावनात्मक रूप से जुड़े लोग हैं। उसके केंद्र में कौन है? लोग, यानी आप, हम सब। संबल के लिए जो संबल के सभी लोग हैं वो महत्वपूर्ण है। अब सबकी आवाज यहाँ तक नहीं पहुंच सकती, तो आप सभी लोग जो यहाँ आए हैं वो शायद सबकी आवाज बने, इसलिए अलग अलग वर्ग से सभी लोगों को यहाँ एकत्रित किया गया। तो जरूरी है कि जो सारे लोग यहाँ आए हैं उनसे जो अपेक्षा है कि अपनी जगह के निर्माण में आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, वो आप जरूर करेंगे। और भागीदारी कैसे सुनिश्चित करेंगे उसके लिए आपको डिफरेंट सेक्टर्स दिए गए हैं। इसमें हम आपके सुझाव चाहते हैं, सरकार आपसे सुझाव चाहती है। कितना प्रोग्रेस हुआ, सरकार ये बता रही है कि कितना प्रोग्रेस हुआ। अब सीधी सी बात है, कोई एक घर है, अगर घर में दरार आ जाए या कोई क्षति हो घर की, उसी घर को अगर ठीक करना है तो हम दीवार गिरा नहीं सकते, उसकी छत गिरा नहीं सकते, उसी को निर्माण करना है। सरकार शायद आपको यही बताना चाह रही है कि जो उत्तर प्रदेश घर है, घर बन गया, एक बहुत बढ़िया स्कूल बन गया, ये रोड बन गया, ये चमचमाते मार्केट है, क्या विकास यही है कि चमचमाता मार्केट हो? सरकार जो संदेश देने का प्रयास कर रही है वो ये है, क्या आप सुरक्षित महसूस करते हैं पहले से ज्यादा? तो सरकार चाहती तो एक नई योजना लेके आती, एक नई स्कीम लेके आती, पैसा उसमें खर्चा होता फ्री में, आपको फ्री में, आपको फ्री में, आपको। सरकार चाहे तो यही कर सकती है, यही एक योजना। या सरकार चाहे तो जड़ में काम कर सकती है कि लोगों को अवसर मिले बराबर। जो माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरीके से संदेश देना चाहते हैं वो शायद आप सबके लिए यही है कि सरकार ने अभी तक जो काम किया है वो जड़ में काम किया और ये दस्तावेज और सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। आप अपने आसपास फील करते हैं कि नहीं? अब आप कहेंगे कि इसका मतलब राम राज आ गया, आप ये कहना चाहते हैं सब कुछ सही हो गया? नहीं, समस्याएं हैं। हमारी शिक्षा में समस्या है, भ्रष्टाचार अभी भी बहुत बड़ा मुद्दा है, लोग भ्रष्टाचार से परेशान है, इससे मैं इनकार नहीं करूंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत काम होना है, हेल्थ के सेक्टर में बहुत काम होना है, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपकी अपेक्षाएं हैं। कृषि का स्तर अभी और उठाना है, व्यापारियों के लिए भी और सारे काम करने हैं, जो निर्यात है, उद्योग है, इन सबसे बहुत काम होना है। सारे जनपद एक दूसरे से बराबर नहीं है, जो स्थिति मुरादाबाद की है स्थिति संभल की नहीं है, सबको एक बराबर ले आना है। अभी आपने सुना पूर्वी उत्तर प्रदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बिल्कुल अलग है,
वहां की समस्याएं बहुत ज्यादा अलग है, आप फिर भी उनसे समृद्ध है। यानी बहुत सारी जगहों पर असमानता है, समस्याएं है। इसलिए सरकार अब आपके सामने आई है जन भागीदारी। आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए क्या क्या सुधार चाहते हैं, और वो सुधार अगर आप ये बताएं कि कैसे चाहते हैं, वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। एक एक सेक्टर आपके सामने है, मसलन यहाँ पे अध्यापक भी हैं, विद्यार्थी भी हैं, उद्योगपति भी है, किसान भी है। उद्योग के क्षेत्र में सबसे बड़ी चीज होती है उद्योगों को सुरक्षा, सरकार ने दिया। उद्योग को सहयोग सरकार ने अपनी तरफ से प्रयास किया, लेकिन ये बहुत कुछ करना बाकी है। क्या करना बाकी है वो आप बताएं। उद्योग जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा 1 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश, यानी खरबों का उत्तर प्रदेश का व्यापार कैसे होगा, जब उसमें हर एक के उद्योग की भागीदारी से नहीं होगा, जब तक उसमें कृषि नहीं जुड़ेगा, जब तक उसमें एक एक व्यक्ति का योगदान नहीं जुड़ेगा, तब तक वो नहीं हो पाएगा। इसलिए सरकार क्या कर रही है, हर सेक्टर के लिए योजनाएं बना रही है, हम उसमें लगे। तो मैं शुरू करता हूं उद्योग से। उद्योग में क्या क्या शामिल है, व्यापार के जो उद्योग की जो भूमिका है उससे कनेक्टेड क्या क्या चीजें, उद्योग, व्यापार, आपके कृषि का आय। अब कृषि कहां कर रहे हैं, किसान कहेंगे, किसान खेती कर करके परेशान है। कौन किसान, बड़ा किसान, छोटा किसान, बहुत सारी चीजें हैं। इसमें हम कैसे अंतर करेंगे। कृषि क्षेत्र बहुत ज्यादा समस्याओं से जुड़ा हुआ है। कौन सी समस्या, जब मैं आपसे समस्या पूछता हूं कि कौन सी समस्या, तो आप बताते हैं खाद की समस्या है। खाद इसका बड़ी किल्लत हुई सब लोगों को, बहुत शॉर्टेज हुई, लोगों ने बहुत डर लगा। हमारे पास भी बड़ी सारी समस्या है। आप बताएंगे खाद की समस्या है, छोटा पशुओं की समस्या है, पशु नुकसान कर देते हैं। एक्चुअली में ये समस्या तो सबको पता है और सरकार उस पर काम कर रही है। क्या अगर मैं आपको खाद उपलब्ध करा दूं, छोटा पशुओं से मुक्ति दिला दूं, तो एग्रीकल्चर में जो किसान है वो फूल प्रकाश जी की तरह बैठा होगा, उद्योगपति बन के गारंटी दीजिए मैं खाद आपको दिलवा दूंगा, पानी आपको दिलवा दूंगा, छोटा पशु खत्म करा दूंगा। आप इससे अगर किसान उद्योगपति बन जाता है कोई दिक्कत नहीं। समस्या वहां नहीं है, समस्या यह है कि खेती को किस तरीके से इतना लाभकारी बिजनेस बनाए कि किसान सम्मानजनक जीवन जी सके। समस्या वहां। कृषि के ऊपर हम लोग पिछले 6-7 महीने से मैं एग्रीकल्चर की रिपोर्ट तैयार करवा रहा हूं, पूरे मंडल की, उसमें संबल में शामिल है। अब प्रॉब्लम यह है कि जब कृषि में आप हर एक चीज जोड़ेंगे, लागत आपका चाहे खाद की हो, चाहे बीज की हो, चाहे पानी की हो, चाहे लेबर की हो, सारी चीजें जोड़ने के बाद जो आपको मिल रही है अगर घटा देंगे मामला ठप है। फिर खाद आपको लेके क्या करना है, इधर जमीन लगातार गड़बड़ाती जा रही है, चीजों को पक्का करते जा रहे हैं, भू जल स्तर गिरता जा रहा है, बोरिंग आपकी नीचे जाती जा रही है। कहीं तो बड़ी समस्या है। जब आप अपने सुझाव दीजिए तो सोच समझ के दीजिए कि एग्रीकल्चर में आप क्या सुझाव देना चाहते हैं। उद्योग निश्चित रूप से हर कंपटीशन में रहेगा, व्यापार हर कंपटीशन में रहेगा, हर एक चीज कंपटीशन में रहेगा। उद्योग की समस्या है कि कच्चा माल चाहिए उसको, जब आप माल तैयार करते हैं उसको बाहर बेचेगा, कंपटीशन में आएगा, उसके मुकाबले कहां ठहर रहा है। सुझाव ये चाहिए आपसे। शिक्षा, किसी ने मुझसे कहा, अभी मुरादाबाद में हम लोग थे तो किसी ने सवाल किया कि उत्तर प्रदेश में प्रति अध्यापक मतलब 25 बच्चों पर एक अध्यापक होना चाहिए। आप बताइए हम कहां ठहरते हैं। जरा कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं प्राथमिक शिक्षा की बात कर रहा हूं। प्राथमिक शिक्षा में एक अध्यापक पर कितने बच्चे हैं आप खुद अंदाजा लगा दीजिएगा। हो सके तो शिक्षा विभाग आपको आंकड़े दे देगा, किसी भी प्रदेश से ज्यादा बेहतर। तो शिक्षा में समस्या कहां, शिक्षा में समस्या यह है कि एक विद्यालय में तो केवल एक टीचर है और एक विद्यालय में 10 टीचर है। जहां पे 100 विद्यार्थी हैं वहां पे 17 टीचर हैं, जहां पे 250 विद्यार्थी हैं वहां पे 2 टीचर हैं। ये समस्या है। और कहीं कहीं ऐसा है कि केवल 15 विद्यार्थी हैं और टीचर भी 15 ही है। अब इसको मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया गया तो एक अभियान चला
कि जिन स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या कम है उनको ले आके मर्ज किया जाए, अध्यापकों को बराबर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। इतना विरोध हुआ कि स्कूलों का मर्जर करके विद्यार्थियों की शिक्षा को कर्टेल किया जा रहा है। भाई स्कूलों को स्मार्ट बनाया जा रहा है। जब आप सुझाव भेजें तो सुझाव आपका कैसे भी हो, समझदारी के साथ। शिक्षा के लिए बेहतर क्या है, और शिक्षा के लिए बेहतर करते समय इस बात का आप ध्यान देंगे कि शिक्षा समग्र शिक्षा है, केवल ABCD और कॉमा वगैरह का ज्ञान नहीं है। एक गांव की बच्ची ने बहुत अच्छा सुझाव दिया था, और उस सुझाव को जब आप अगर गहराई से विचार करेंगे तो आपको समझ में आएगा। उसने कहा कि शिक्षा में चाहे जो भी स्ट्रीम हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, सब में संस्कृति अनिवार्य भाग होना चाहिए। संस्कृत की शिक्षा अनिवार्य की जानी चाहिए। संस्कृति क्या और उसका कंसर्न किस बात को लेकर था। जब हम बात सुरक्षा की करते हैं तो लोग सवाल उठाते हैं कि क्या आज भी महिलाओं के प्रति अपराध बंद हुआ है? नहीं हुआ। मैं गलत नहीं बोलूंगा, महिलाओं के प्रति अपराध एकदम बंद नहीं हो गया, पर क्या अपराधों में कमी है? क्या पहले की तरह महिलाएं रात में जाने से डर रही हैं? लोग जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है वो अलग बात, लेकिन किस तरीके से बोलने कि कोई कहीं से किसी को उठा के चला जाए, इतना बदलाव आया है। लेकिन महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर रही हैं। आपको लगता है कि सरकार महिलाओं को गारंटी दे देगी कि आप तुम पूरी तरह सुरक्षित हो, या ऐसी साथ गारंटी दे देगी? कुछ समस्याएं समाज की समस्याएं, समाज यहां पे दखल देता है। जिस समाज में कोई सा भी वर्ग अपने आप को असुरक्षित महसूस करता हो, उसके अंदर भय का वातावरण या समथिंग, समाज को सबसे पहले आ गया। हर जगह पुलिस नहीं पहुंच सकती। मर्डर किसी के घर में हो रहा है, क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं, कहते हैं कि कितने मर्डर हो रहे, क्या पुलिस वहां पहले से मौजूद रहेगी? किसी ने किसको लाठी से मार दिया, किसी किसको चाकू से मार दिया, कोई अवैध हथियार लेके घूम रहा है, उसके लिए तो पुलिस जिम्मेदार है। लेकिन किसी ने किसी को किसी वस्तु से मार दिया, इसके लिए पुलिस कहां जिम्मेदार है? तो क्या सोसाइटी की कोई जिम्मेदारी नहीं है? और सोसाइटी की जिम्मेदारी कहां से है? एक बच्चे ने मुझसे कहा कि साहब नशे का कारोबार बहुत ज्यादा फैल गया है, इसलिए आप क्या कर रहे हैं? ये मैं आपको पृष्ठभूमि इसलिए रखा हूं कि अभी इसके बाद मैं चाहूंगा कि आपकी तरफ से सुझाव आ रहे हैं। मैं इसलिए आपको विषय से हट के कोई बात नहीं कह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आपकी तरफ से सुझाव आए, इसलिए उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। और जो चीज रिपीट हो रहा है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। उसने कहा कि साहब इतनी सारी नशीली दवाएं बिक रही हैं, इसे पुलिस ने क्या कंट्रोल किया? मैंने कहा कहां से बिक रही? बताया इसने। मैंने कहा पता है। अच्छा कौन लोग खरीद रहे हैं? यही पता है। ये बताइए बेचने वाला ज्यादा गुनहगार है कि खरीदने वाला? केवल पुलिस और प्रशासन इसको रोकेगा या समाज भी रोकेगा। एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। जो लोग थोड़े से एजेड होंगे इस बात को आसानी से समझ लेंगे। पहले क्या होता था, पता नहीं संभल में क्या रहा, लेकिन जिन शहरों में थोड़े बहुत शहर ऐसे विकसित है जहां पर रेलवे स्टेशन सिस्टम लोग वाले जानते हैं, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के सामने सवेरे सवेरे जाम लगता था, उधर लोग जाने से बचते थे। और सबसे बड़े मिठाई की दुकान के सामने चौराहा हो गया था, वहां पे शहर का चौराहा। कारण क्या होता था, ये जो हॉकर जितने हैं और पेपर बेचने वाले और मैगजीन बेचने वाले, वो कहीं कहीं बिछा के अखबार मैगजीन बेचते थे, तो रोड पर पूरा वो घूम लेते थे, तो लोग बचते थे उधर से जाने में। आज भी ऐसा होता है क्या? अखबार मैगजीन गायब। किताबों की दुकान हर रोड पे मिलती थी। किताबों की दुकान है क्या? कोर्स वाली नहीं, कोर्स से बाहर उपन्यास, कविताएं, कहानियां नहीं। तो चलिए वो तो गायब हो गई। अब पिछले दिनों में क्या क्या बढ़ा है मैं आपको बता रहा हूं। चुपके चुपके छुप के शराब की दुकान पे लोग जाते थे और चुपके से ऐसे करके ले आते थे। अब कोई सा रोड ऐसा है जिससे 4-5 दुकानें ना हो? शराब की दुकानें बड़ी, सरकार शराब की दुकान खोल रही है। क्यों? सरकारी पी रही है क्या? अब अगर शराब की दुकान बंद करवा दूं मैं तो क्या होगा? कच्ची बिकेगी, लोग स्ट्रीट पी के मरेंगे। आप कहते क्यों नहीं बंद करा देंगे? करा देंगे, उसके बाद गारंटी आप लेंगे कि कोई पिएगा नहीं, और इस कच्ची पी के स्ट्रीट पी के मरेगा नहीं। नशे की दुकानें में इन्फोर्स करके बंद कर दो, मैं पहले से इस काम कर रहा हूं।
तो गारंटी तो आइडल्स नहीं खाएगा, आइडल्स तो नहीं बंद करा देगा ना, बंद क्या करना है। अच्छा, पिछले सालों में 15-20 सालों में एक और दुकान तेजी से बढ़ी है पान मसाले की, वो किसने बढ़ाया? सरकार ने, खाने वालों ने बढ़ाया। अब आप अगर वो करना चाहते हैं, और एक और चीज तेजी से बढ़ी है, दवाई की दुकान। पहले दवा की दुकान में इक्का दुक्का अस्पताल के आसपास रहा करती थी, अब जगह जगह। क्या ये शुभ संकेत है समाज के लिए? आपको पूछा तो कैसे सरकार कोई रोल प्ले कर सकती है क्या? सरकार की कोई भूमिका है? जहां समाज की भूमिका है वहां समाज को खड़े होना पड़ेगा, और समाज को इस मजबूती से खड़े होना पड़ेगा कि कहीं सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाए। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले तो चीजें कही, मैं तार्किक रूप से आपको चीजें कहता हूं। संस्कृति शिक्षा के लिए इतनी आवश्यक है, मैं आपको बता रहा हूं। हिंदुस्तान को सबसे पहले हिंदुस्तान नाम कहां से पड़ा? पहले हिंदू आया, फिर हिंदुस्तान आया। यानी इस एक जगह में रहने वाले जहां हिंदू रहते हैं उस जगह पर कहते हैं हिंदुस्तान। हिंदू क्या है? हिंदू नाम किसने दिया? वाल्मीकि ने दिया, वेदव्यास ने दिया, कपिल मुनि ने दिया, किसने दिया? ये बाद में किसने दिया? शाहजहां ने दिया, इसके पहले अकबर ने दिया, या मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया, किसने दिया? यमन आए थे बाहर से, यमन आक्रांत था। उन्होंने कहा कि सिंधु से लेके और उस ब्रह्म देश, यानी आज का जो म्यांमार है, बर्मा कहते, ब्रह्म देश और पहाड़ से लेकर नीचे तक रहने वाले ये जो लोग हैं, ये हिंदू हैं। हिंदू क्या था? एक जैसी संस्कृति वाले लोग थे, जो एक जैसा जीवन जीते थे, एक जैसा उनका कल्चर था। उन्होंने जो भेद नहीं किया, कहीं भी उस समय के साहित्य में बता दें कि किसी ने भेद किया हो कि ये वाले अलग थी, वाले वर्ण व्यवस्था जो उन्होंने व्याख्या किया, लेकिन बाकी सबको कहा हिंदू। हिंदू कौन है? एक जैसी संस्कृति वाले लोग हिंदू हैं। वो संस्कृति क्या थी जो तब से लेकर आज तक है? आपको पता है, सिर्फ संस्कृत और संस्कृत से निकलने वाली भाषाओं में युग्म मिलते हैं, बाकी किसी जगह युग्म बना जरूर सकते हैं पर नेचुरली नहीं आते। जैसे हमारे यहाँ ज्ञान के साथ विज्ञान जरूर आता है, ज्ञान विज्ञान, तीज त्योहार, हम जब कहते हैं तो युग्म में बोलते हैं, बिना विज्ञान के ज्ञान नहीं है। ये जो संस्कृति है वो उसी ज्ञान के ऊपर, विज्ञान और विज्ञान दोनों के युग्म से बनी है। बिना विज्ञान के ज्ञान नहीं है, ज्ञान के बिना विज्ञान नहीं है, दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। बात जब शिक्षा की और संस्कृति हो, और आपको इसमें मिलेगा सांस्कृतिक पुनर्जागरण। आप सोच रहे हो सांस्कृतिक पुनर्जागरण क्या है? क्या कट्टरता है? अच्छा, कट्टरता किसको कहेंगे? कट्टरता शब्द में आपको बता दूं, मैं अगर कहूं कि सूरज जिस दिशा से उड़ता है उसको यहां पर पूरब बोलते हैं, या आपको मानना पड़ेगा, मैं कट्टर हो गया? इतना सच्चाई बोल रहा हूं। हर इंसान को सभ्य और सुसंस्कृत होना चाहिए, मैं इस बात पे अड़ा हुआ, मैं कट्टर हूं क्या? मैं गलत बोल रहा हूं फैक्चुअली, साइंटिफिकली, और इससे आपको मजबूर कर रहा हूं कि आपको मानना पड़ेगा, तब मैं कट्टर हूं। कट्टरता जो शब्द की खासियत। अब जिस संस्कृति से आप आते हैं, याद रखिए मैं धर्म को नहीं ले रहा हूं, धर्म भूल गए, मैं सिर्फ संस्कृत की बात कर रहा हूं। वह संस्कृति जो हमें जो ज्ञात है वो सिंधु सभ्यता से, चाइना की भी थी, सब जगह की बात कर रहा हूं, बाहर की सभ्यताओं को छोड़िए, हम अपनी सभ्यता की बात कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता में क्या था, कौन था, कितने धर्म थे, किसी को कुछ पता नहीं। एक संस्कृति थी, उस संस्कृति की बात। जब सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात कर रहे हैं तो आपको याद रखना चाहिए कि सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहते थे, और नगरीय सभ्यता अपने आप में परिपूर्ण थी, और तब भी वहां प्रकृति की पूजा करते थे, और किसी जो सृष्टि है, सृष्टि की पूजा करते थे। शिवलिंग तब भी मिलता था तो हम आगे चलेंगे। शिवलिंग क्या है? भगवान, भगवान मानते हैं, एक धर्म विशेष से भगवान मानते, हम उसको सृष्टि की पूजा करते हैं। सृष्टि की पूजा और सृष्टि की पूजा किस तरीके से? प्रकृति की पूजा और प्रकृति की पूजा। जब तीज और त्योहार की बात करते हैं तो आप में से किसी ने सुना है त्योहार और तीज? त्योहार तीज नहीं, तीज त्योहार। तीज मतलब त्योहार से पहले आता है और बड़ा है। क्यों तीज बड़ा?
क्योंकि तीज प्रकृति और पुरुष के मिलन का उत्सव, क्योंकि जो जिस संस्कृति से हम आते हैं वो ये मानता है कि बिना प्रकृति पुरुष के मिलन के उत्पत्ति नहीं हो सकती, संतानोत्पत्ति नहीं हो सकती। ये विज्ञान से विरुद्ध है क्या? विज्ञान भी यही कहता है कि बिना युग्मक के नहीं हो सकता। अब विज्ञान एक और चीज पे प्रयोग कर रहा है, म्यूटेशन। कुछ जीव म्यूटेशन करते हैं, तो ये प्रयोग कर रहा है कि क्या इंसान भी म्यूटेट कर सकता है, और वो संभावनाएं बताई कि हाँ इंसान भी म्यूटेट कर सकता है। जैसे पशुओं में प्रयोग हो रहा है कि कान का किसी का लेकर, किसी के जान का हिस्सा लेकर क्या उसको म्यूटेट करके हम नहीं प्रयोग कर सकते, कुछ प्रयोग सफल हुए। आपको बताऊं, पुरुष का जो स्वरूप आया हुआ है कि हमारे सामने वो शिव का आया, और प्रकृति का आया वो पार्वती का। मैं धर्म से फिर नहीं जोड़ रहा हूं, इससे मैं जोड़ रहा हूं कि मैं आपसे पूछूं कि राम किसके अवतार थे, आप कहते हैं विष्णु जी के। कृष्ण किसके अवतार थे? विष्णु जी के। विष्णु जी के कितने अवतार हैं? 24 अवतार हैं। शंकर जी के कितने अवतार हैं? शंकर जी के अवतार नहीं, शंकर जी के अंश हुआ करते हैं, अवतार हैं। जहां तक मेरी समझ है, हो सकता है मुझसे ज्यादा समझने वाले ज्यादा लगेगा। शिव के अंश है, क्योंकि शिव को हमने माना कि जब ईश्वर ने मूर्त रूप लिया तो शिव बने। यहां पर मैं थोड़ा सा जिस संस्कृति समुदाय से आता हूं उससे चल रहा हूं, लेकिन फिर मैं उसको संस्कृत में ले आ रहा हूं। उसी को हमने पुरुष माना और एक प्रकृति माना पार्वती को, और उसके बाद पार्वती और शिव और पार्वती के आने के बाद कौन आया? गणेश। गणेश को कैसे बनाया पार्वती जी ने? ऐसे अपने स्किन से म्यूटेट करके बनाया, युग्मक से नहीं बने, प्रकृति पुरुष के युग्मक से नहीं बने, म्यूटेट करके बनाया। कैसे? स्किन से बनाया कि पहरेदारी करोगे, ये कहानी बताई कि पहरेदारी करोगे। और हम गणेश जी की पूजा करते हैं सबसे पहले क्यों? कार्तिकेय उनके बड़े भाई थे। मजेदार बात यह है, मैं कह रहा हूं कि शिव पार्वती आए, उसके बाद गणेश आए, और कार्तिकेय उनके बड़े भाई। संभव है क्या? वो भी कैसे संभव है बताता हूं आपको। लेकिन शिव पार्वती के बाद गणेश आए, और कैसे आए? हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, तिलक की भगवान की कथा होती है, पता नहीं घर की पूजा होती है, वास्तु की पूजा होती है, दुनिया भर की। सबसे पहले किसकी पूजा होती है? गोवर्धन से बने थे। क्यों होती है भाई? कार्तिकेय जी से जीत गए थे माँ बाप का चक्कर लगाने से नहीं। ये आपको जितने भी दृष्टांत बताया जाता है, कहानियां बताई जाती हैं समझाने के लिए, ये सिंबल्स है। मैं नहीं कहता कि कहानियां गलत है, वो आपको जिनको क्या है, कई सारे तरीके के लोग हैं। मगर एक श्लोक संस्कृत में बोलूंगा तो उसमें बहुत सारे लोग उसको, हो सकता है कि 4-6 लोग ऐसे जो समझ जाए, फिर मुझे उसका हिंदी ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, ज्यादा लोग समझ जाएंगे। लेकिन उसको मैं एक एक चीज को उदाहरण देकर समझाऊंगा तो सारे लोग समझ जाएंगे। ये एक उदाहरण हुआ करता है। गणेश जी की पूजा इसलिए क्योंकि गणेश अगली पीढ़ी है, अगली जनरेशन है। और जब ये जो हिंदू धर्म के अंदर जब पंडित जी पूजा कराने बैठते हैं तो आपको कुशा देते हैं, दूध देते हैं, दूधवा पत्ती देते हैं, यानी तना, पत्ती, जड़, ये सारे देके आपको हाथ में चावल देते हैं, यानी अनाज का अंश। फिर कहते हैं इसमें मुद्रा रखिए, लक्ष्मी स्वरूपा, और फिर कहते हैं संकल्प लीजिए, अहम करिष्ये। किसी का संकल्प होता है? मैं पूजा करूंगा, है ना जी। संकल्प ये होता है कि मैं अगली जनरेशन के हिस्से का, अगली पीढ़ी के हिस्से का कुछ भी खत्म नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे मूल में ये सृष्टि है। लेकिन इसी भावना उसको बता रहा हूं कि आगे हमें, हमारी संतान, हर एक बाप चाहता है कि अगर उसको एक कमरे का घर मिला तो अपनी संतान के लिए 3 कमरे का घर छोड़ के जाए। ये हमारी परंपरा है, भारतीय परंपरा। ये धर्म से जुड़ी नहीं है। हर माँ बाप, किसी भी धर्म का हर माँ बाप चाहता है। ये सृष्टि को आगे पुष्ट करने की बात है। यही बात जो पृथ्वी पे लागू होती है वो हवा पे, पानी पे, प्राकृतिक संसाधनों पे क्यों नहीं लागू होती? कि जब आप संकल्प लेते हैं तो संकल्प लेते हैं कि जो अभी जनरेशन है, जो मुझे अपनी प्रकृति से मिला, जो मुझे अपने पुरखों से मिला, जो मुझे प्राकृतिक रूप से मिला है, इसमें से कोई भी चीज ऐसा नहीं करूंगा कि अगली पीढ़ी से मैं उसका हक छीन लूं। उसके बाद आप किसकी पूजा करते हैं? गौरी, मां स्वरूपा, क्योंकि बिना मां के संतान नहीं है।
पार्वती जी ने क्या प्रमाणित किया? म्यूटेशन से गणेश जी को बनाया, तो मां ने तो बना दिया, पर बिना मां के संतानोत्पत्ति नहीं, पिता का भी दूध खड़ा है बिना मां के दूध। मां हमारे लिए पूज्य है, और विज्ञान आज कहता है कि वंश वृद्धि के लिए महिलाएं, वंश वृद्धि का कारण महिलाएं हैं। हम कहते हैं अगर बेटा नहीं होगा तो वंश कैसे बढ़ेगा? वंश वृद्धि का कारण महिलाएं, मूल कारण। ऐसा नहीं पुरुष नहीं है, आधा हिस्सेदार है, लेकिन मूल कारण महिलाएं हैं। और ये बहुत पहले हमारी संस्कृति ने बता दिया था, जब पार्वती जी ने म्यूटेट करके तैयार किया था। ये हम विज्ञान से चल रहे हैं, ज्ञान और विज्ञान। लेकिन बिना पुरुष के क्या सृष्टि आगे चल सकता है? हमने कहा ना, शिव पार्वती युग्मक होंगे, योनिलिंग युग्मक होगा। मंदिर पूजा के लिए नहीं बने थे, मंदिर सत्संग के लिए, शिक्षा के लिए बने। हम शिक्षा को क्या कहते, शिक्षा की देवी समाज सिखाता था मंदिर में, और गुरुकुल में सिखाते थे शिक्षा। दोनों का बराबर का रोल है। इसी से एक आपको उदाहरण देता हूं। एक मेरी रिश्तेदार, जो मेरी पत्नी के पक्ष से रिश्तेदार है, अधिकारी है, छोटे स्तर के अधिकारी है, वो उसकी मुरादाबाद में पोस्टिंग हुई तो मेरी पत्नी से मिलने आई। तो उन्होंने कहा कि दोनों आपस में रिश्तेदार, कुछ ऐसा था। तो पहले मेरी पत्नी ने कहा कि 2 मिनट को ये भी आ रहा है। उसने कहा नहीं, उनसे नहीं मिलना, मैं चली जाऊंगी, उनको क्यों आप तकलीफ दे रही? तब तक मैं आ ही गया। मैंने बैठ के 10 मिनट बात किया, फिर मैं चला गया अपने कैंप ऑफिस। उसने कहा कि आईएएस अधिकारी ऐसे नहीं होते हैं। उन्होंने पूछा क्या हुआ? तो उसने अभी तक एक ही आईएएस अधिकारी को फेस किया था, जो उससे बॉस है, वो ग्रामीण से बात करता था। उसका ये कहना था कि मेरी ऑफिसर थी, फिर भी उसको गाली से बात करते। तो जाहिर सी बात है, अगर हम मुझसे न मिलती तो उसको ये लगता है कि आईएएस अधिकारी गाली देकर बात करते हैं, या फिर बहुत सारे अधिकारियों को नहीं मिलती। हम और आप जो धारणा बनाते हैं ना, धारणाएं चल रही है, धारणाएं। एक से आपने मिला, आपको लगा कि जिंदगी में ज्ञान को लगा, वैसे भी एक अधिकारी अगर बदतमीजी करता है तो दोबारा उसके यहाँ जाना कोई चाहता नहीं, मैं भी नहीं जाना चाहता। वैसे ही कहता हूं, सरकारी कार्यालय में कोई बड़ी मजबूरी नहीं जाता है, खुशी से कोई नहीं जाता है, और चाहेगा कि दूर से काम हो जाए। दलाल इसलिए समझते हैं क्योंकि कोई सरकारी ऑफिस में जाना नहीं चाहता। कोई गारंटी नहीं कि कब साहब पैसे व्यवहार करने लगेंगे, निकल बात, कोई बेइज्जत नहीं होना चाहता। ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं, पर हर एक अधिकारी ऐसा करता, क्योंकि यूपीएससी न तो ऐसे लोगों को सिलेक्ट करता है, न लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी में सिर्फ ट्रेनिंग दी जाती है। वो ट्रेनिंग कहां से आती है? एक अधिकारी अलग तरीके से व्यवहार करता है, दूसरा दूसरे तरीके से, कहां से आती है? आप देते हैं, आप अपने आसपास, जैसे मेरे यहां गाली देना, बातचीत में किसी भी गाली का प्रयोग बड़ा खराब माना जाता है। महिलाओं के साथ, जिस जगह में महिलाओं के साथ अभद्रता से बात करना बड़ा खराब माना जाता है, उस आदमी को दो तरीके से देखा जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कई सारे समाज ऐसे हैं जहां गाली देना कॉमन बात है, उसका बहुत बुरा नहीं माना जाता। अबे लगे करके बात करना सामान्य माना जाता है। मेरे अगर किसी ने किसी को अबे कर दिया, तुरंत उसको चढ़ाक लग जाएगी। आपने जो सिखाया है। और एक और चीज मैं कहता हूं, किसी भी विद्यार्थी को अगर किसी पर्सन को अगर देखना हो, तो ये उसका व्यवहार हो, तो उसका आकलन करके उसके शिक्षक का भी आकलन कर लेना कि वो भी ऐसे करता होगा। क्योंकि ज्यादा समय परिवार के बाद कहां रहा? शिक्षालय। उसने भी उसको नहीं टोका। वो और जो 24 साल 23 साल जिस आदमी के अंदर जो व्यवहार रहा, क्या आप सोचते हैं कि एक एकेडमी जो आईएएस की एकेडमी है 1.5 साल की ट्रेनिंग में बदल देगी? क्या व्यवहार बदल देगी? वो सिर्फ कानून सिखाएगी, कैसे आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना है वो सिखाएगी, भाषा ना, व्यवहार ना, वो एटिकेट सिखाएंगे। जैसे मुझको ये सिखाया गया, मेरे एकेडमी में ये सिखाया गया कि शराब की कोई भी गिलास कैसे पकड़ते हैं, पानी की गिलास कैसे पकड़ते हैं, वाइन की गिलास कैसे पकड़ते हैं, विस्की की गिलास। क्यों जरूरी था? क्योंकि कई बार हम ऐसे समाज में जाते हैं जहां पे वहां के समाज का हिस्सा होता है, तो एटिकेट होता है। तो भी तो मैंने शराब पीना नहीं शुरू किया। क्यों? एकेडमी ने तो सिखाया था, देखो शराब की गिलास कैसे पकड़ते हैं। क्योंकि मेरी जो
परिवेश है मेरा, उसने इस बात को हमेशा बुरा माना, गलत था, इसलिए मैंने नहीं सीखा। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग जिनका परिवेश अलाउ करता है उनको मैं बुरा मानता, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि जो आदमी व्यवहार जैसा कर रहा है, और फिर मैं जनरली में जाना नहीं चाहता था, मैं टॉपिक पे ही रहना चाहता था, लेकिन फिर मैं आपको दृष्टांत बता दे रहा हूं एक दृष्टांत से। इसका मतलब ये नहीं कि जो मुझे आता है मैं वही आपको बताऊंगा। भगवान राम धनुष तोड़ने गए थे, भगवान राम धनुष तोड़ने गए थे, मतलब धनुष यज्ञ हुआ, जनक ने स्वयंवर रखा किसका? सीता का। अब महिलाएं छोड़ती थी अपना पति, हम उस संस्कृति से हैं, तो वहां पे शर्त यह थी कि जो धनुष तोड़ देगा, धनुष तोड़ नहीं देगा, जो धनुष से प्रत्यंचा चढ़ा देगा उससे सीता की शादी होगी। आप लोग रामलीलाओं में देखते हो, कोई नई बात नहीं बता रहा हूं। राम को विश्वामित्र लेके गए, दशरथ से पूछ रहे थे, दशरथ को पता भी नहीं था। विश्वामित्र ने तो ट्रेनिंग दी और कहा कि चलो आप परीक्षा करने चलते। एक होता है सैद्धांतिक शिक्षा, दूसरी होती है मतलब क्लासरूम की शिक्षा, दूसरी होती है प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल का हिस्सा था टूर, तो टूर में लेते थे, चलो टूर में चलते हैं। उससे पहले एक कमाल हो चुका था, ताड़का आई मारीच के साथ और बहुत सारे राक्षसों के साथ। मारीच को सीप की बाढ़ से मारा था राम ने, सीप की बाढ़ से, और जाकर लंका में गिरा था। ताड़का को तो सीधे मार दिया, मारीच को सीप की बाढ़ से मारा था। जब रावण से कहता है मारीच इसको सामान्य न समझो, सीप की बाढ़ उठा के मारा तो यहां बिगड़ा था, ये सामान्य नहीं है। एक्चुअली जब सीप की बाढ़ से उन्होंने मारीच को मारा था तो पहला गुरु का पहला लेसन शिष्य ने बताया था, देखो इतना सीख चुका हूं। कब लेके गए थे राम को विश्वामित्र अपने गोकुल में? जब वो 6-7 साल के थे, 6 साल के रहे, क्योंकि दशरथ की गोद में बैठे थे राम। जब दशरथ ने गोद में बैठाया राम को और उसको प्यार कर रहे थे, और विश्वामित्र ने कहा कि मैं लेके जाऊंगा, ना नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि यही आपकी संस्कृति है, कल्चर, संस्कार है। एक लेवल के बाद उसको शिक्षा मिली है, ये नहीं कि कुलिया पे बैठ के कोई व्यवहार अगर कर रहा है और आप आ जा रहे हैं, कोई टोक नहीं रहा, समाज टोकता था, उनको जाना ही था। कैसे गए? रथ आया, सजाया, राम को सोने के गहनों से लादा गया, उसके बाद खूब सारा भंडार रखा गया, 10-20 गाड़ियां लगी और राम की सुख सुविधा के सारी चीजें रखी गई, है ना। वल्कल वस्त्र पहन के निकले थे, वल्कल मतलब सन्यासियों के वस्त्र पहन के, हाथ में कटोरा लेते, क्योंकि पहले विद्यार्थी मांगते थे जितना और किसी से कहते नहीं थे, दोगे क्यों नहीं, मैं विश्वामित्र का शिष्य हूं, होना पड़ेगा ना, ऐसे सामने से निकल जाते थे। जिसने डाल दिया वो लेके आते थे, जो ज्यादा हुआ उसको सुरक्षित रिजर्व रखा जाता था, बाकी आश्रम की खेती उसी से चलता था। दशरथ चक्रवर्ती सम्राट के चाहते तो विश्वामित्र के आश्रम को भर देते। संस्कार उस समय की संस्कृति, इसी संस्कृति में बात कर रहा हूं। संस्कृति अलाउ नहीं करती थी तो अपने बेटे से मिलने नहीं जा सकते, सब कुछ विश्वामित्र के साथ, विश्वामित्र के भरोसे। विश्वामित्र किस तरीके की शिक्षा देते थे? शास्त्र की, शास्त्र की एक और शिक्षा देते थे। विश्वामित्र को सुनने से पहले राम उनका पैर दबाते थे, आजकल इसी बात पे हंगामा हो जाएगा, और फिर लक्ष्मण उनका पैर दबाते थे, पैर काट के ले जाएगा छोटा भाई, लोग दबाने ही नहीं है। ये इस संस्कृति में बात कर रहा हूं। विश्वामित्र लेके उनको जान बुझ कर जनकपुर पहुंचे, क्योंकि एक चुनौती थी, एक अहंकार था कि धनुष को जो तोड़ेगा उसी से मेरी पुत्री की शादी होगी। और गए, जनक ने प्रणाम किया, उन्होंने प्रणाम किया, राम ने पूरी सभा को प्रणाम किया, जाके बैठ गए। राम को भी पता था और विश्वामित्र को भी पता था कि धनुष टूट सकता, धनुष को चाहे तो तोड़ भी देंगे, प्रत्यंता चढ़ाने की बात अलग है। तो विश्वामित्र को कहना चाहिए था जाकर जनक कह रहे क्या ड्रामा नौटंकी कर रहे हो, सबको भगाओ, राम को तोड़ ही देगा। नहीं कहा विश्वामित्र। क्यों? आजकल तो हमारे टीचर लोग कहेंगे ये तुम्हारा इसे समझिए, अंग्रेजी के कोई सुनेगा, अभी देखिए सारे फॉर्मूले सॉल्व कर देगा। अगर तुम बताओ साइंटिस्ट के सारे गुरु को कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, चुन के नहीं शिष्य ले आते थे। गुरु का यह मानना था कि मेरे शिष्य ही मेरा स्टेटमेंट है, ये और पूरी स्वयंवर में विश्वामित्र एक शब्द नहीं बोले, कभी भी नहीं बोले। कब नहीं बोले? जब उन्हें बोलना चाहिए था। उनके 2 शिष्य थे और दोनों अपने गुरु का हर एक तरीके का प्रमाण क्या सिखाया है देने को तैयार थे, और तब तक नहीं बोले। सारे आके सारी कहानी सबको पता है, धनुष किसी से नहीं हिला, प्रत्यंचा चढ़ाना था, कोई नहीं चढ़ा पाया। जब जनक ने कहा कि नींद नहीं न जानी,
तो सबसे पहले लक्ष्मण उठ के खड़े हुए और उन्होंने तमक को जवाब दिया। विश्वामित्र यानी उनके गुरु हर कला में पारंगत है, इस बात का पहला प्रमाण लक्ष्मण ने क्रोध का जवाब क्रोध से दिया। और उसके बाद जो राम ने ऐसे आंख करेगी चुपचाप बैठ गए। विश्वामित्र ने भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि शिष्यों की भी बात थी। विश्वामित्र ने कुछ नहीं बोला, चुप बैठ जा, कुछ नहीं बोला, खाली राम ने आंख करेगी चुपचाप बैठ गए लक्ष्मण। उसके बाद विश्वामित्र ने क्या कहा राम से, धनुष से प्रत्यंचा चढ़ाना था तो कहते जाओ राम धनुष के ऐसे तो हाथ से उठाओ, या तमक के कहते क्या तमाशा लगा रखा है, ये गोली को चढ़ाना है, चढ़ा देंगे। विश्वामित्र ने से कहा उठा हूं राम, भन जाओ भौचा को तोड़ दो। गुरु का आदेश सब तोड़ दो, प्रत्यंचा में चढ़ाना, गोली लगा तोड़ ही दो। क्यों तोड़ दो? अहंकार का प्रतीक वही है। राम हर जगह अहंकार होता है, यहाँ पे अहंकार तोड़ दो। ये जनक के अहंकार बन चुकी है, तोड़। शिव साक्षात अहंकार है, उसी का प्रतीक ये धनुष और ये जनक है, तोड़ दो। राम उठे, तमक के गए, पहले जब धनुष से ऐसे ऐसे बंदूक बजाया, ऐसे जान कर रखा, तोड़ दिया, है ना। उठे, उन्होंने गुरु को प्रणाम किया, जनक को प्रणाम किया, पूरी सभा को प्रणाम किया। उसके बाद जाके धनुष को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उसको उठाया और पहली शर्त क्या थी? प्रत्यंचा चढ़ाना। फिर गुरु का आदेश था तोड़ दो, तो पहली उन्होंने शर्त पूरी की। ऐसे प्रत्यंचा चढ़ाया, ऐसे खींच दिया। लक्ष्मण ने कहा छुए टूट रघुपति में, दोस्तों छूते ही नहीं टूटा था, प्रत्यंचा चढ़ाते समय ऐसे कर दिया, टूट गई। गुरु के आदेश का पालन और जनक के वचन का पालन। कितने यहाँ पे टीचर हैं जो अपने शिष्यों से इस तरीके से करवा सकते हैं? तो आप कहेंगे अब टीचर हो सकते तो अभिभावक भी कहा, कौन सा टीचर के भरोसे डाल दें? उस संस्कृत की बात कर रहा हूं मैं। नहीं चाहता विश्वामित्र और गुरु नहीं लेना चाहता, मैं सिर्फ उसकी स्पिरिट लेना चाहता हूं। वो स्पिरिट जो विद्यार्थी को, आपके बच्चे को, आपके विद्यार्थी को, नई जनरेशन को मजबूत होना सिखाती है, कॉन्फिडेंट होना सिखाती है, और साथ ही ग्रेविटी के साथ रहना सिखाती है, कुछ छोड़ना नहीं सिखाती। उसके बाद क्या हुआ? परशुराम तमक को उन्होंने बोला जिसने तोड़ा है उसका सिर काट के ले जाऊंगा इसी फरसे से। उसके बाद क्या हुआ? होना ये चाहिए था कि विश्वामित्र उठते और कहते कि अरे भगवान है, जगह तुमको मत, मैं कहलाऊं ब्रह्मर्षि हूं, तो उनकी बात मान जाते। विश्वामित्र ने प्रणाम करने के बाद चुपचाप मुस्कुराते, कुछ नहीं कहा, मुस्कुराते। पहले लक्ष्मण ने उनको आड़े हाथ हो दिया, जो उन्होंने तमक के बोला तो तमक के लक्ष्मण ने जवाब दिया। फिर वही राम जो खड़े हुए और उन्होंने नजर करे, लक्ष्मण चुपचाप बैठ गए, राम के पीछे हो गए। और राम ने जाकर कहा कि आपका कोई दास होगा जिसने तोड़ा होगा। परशुराम सब कुछ के बाद नहीं माने, उन्होंने कहा कि मेरा मन थोड़ा डिग रहा है, संशय है, ये जो धनुष है अगर इससे आप बाण चढ़ा दें तो मेरा सारा संशय दूर हो जाएगा। राम ने कहा ठीक है। ये कहते हैं कि हाथ बढ़ाया, धनुष अपने आप चली गई। परशुराम को वही रोक देना था, मेरा संशय दूर हो गया, नहीं रोका उन्होंने, चुपचाप देखते गए। राम ने बाण निकाला, धनुष से चढ़ाया और परशुराम उनके पैरों पे गिर पड़े कि मुझसे बहुत बड़ी भूल है। उन्होंने कहा उठिए मुनिया, ये बताइए अब ये कहां जाएगा, क्योंकि आपने ताकत का प्रदर्शन कराया है और मेरे गुरु ने ये सिखाया कि शक्ति का प्रदर्शन करो, अहंकार उन्होंने नहीं सिखाया। तो अब ये बताइए चढ़ तो गया, ये जाएगा कहां? और परशुराम ने क्या कहा? मेरे सभी संचित पुण्य कर्मों पर चला दीजिए, और उनके सारे पुण्य कर्मों पर चला दीजिए। भगवान राम ने तुरंत। प्रश्न ये है कि जब हम संस्कृत की बात करते हैं कितनी सारी चीजें तार्किक तौर पे लेते हैं। ये आपके लिए एक कहानी हो सकती है, हो सकता है जो इसको नहीं मानते हो सांकेतिक रूप से कहानी के तौर पर, तो क्या इसमें वो सीख नहीं है जो आज हो सकती है? क्या हम अपने बच्चों को इतना कॉन्फिडेंट नहीं बना सकते? थोड़े लेते हैं कूदने लगते हैं, क्या हुआ? लड़का आईएएस में सेलेक्ट हो गया, अब सारे गांव का बटोर हुआ। मैं अपनी बात बता रहा हूं, सारे गांव का बटोर हुआ। मेरे बाप से कहने लगे आप क्या आपको पीढ़ियां खाएंगे, अब तो कुछ करने की जरूरत नहीं। मुझे कहा आज तो जो आना पाएगा तो सब पा लिया है, आईएएस से सेलेक्ट हो गए, सारी जिंदगी का सारा मकसद पूरा हो गया क्या? लेकिन हमको कौन बता रहा है? उसमें से टीचर भी थे, व्यापारी भी थे, किसान भी थे, सारे थे, और उसी जगह आप आलोचना कर रहे हैं। जब मैं पैसा खींचना शुरू करता हूं कहते तो लुटेगा, तो हम मुझे तरीका कौन बता रहा है?
अभी तो बता रहे थे, अब क्या, अब तो 7 चिड़िया बैठ के खाएंगे, कैसे खाएंगे? जब खींचूंगा तभी तो कैसे खींचूंगा? इनकी बाह मरोड़ूंगा, उनकी गर्दन निचोड़ूंगा तभी तो आएगा। फिर आप चिल्लाएंगे, कहेंगे तो बड़ा भ्रष्टाचार है, तो लूट रहा है। सिखा क्या है वहां? कल्चर की बात इसलिए आती है, सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात इसलिए हो रही है कि जब तक वो हमारी घरों में नहीं आएगा वापस, समस्याएं दूर नहीं होगी। समाज बहुत कुछ नियंत्रित करता है, वो याद रखिए। समाज व्यवहार नियंत्रित करता है, समाज के डर से। अब क्या है, सबको लोग कहते हैं 4 लोग क्या कहेंगे, छुप छुपा के कोई काम क्यों करता है? कहता 4 लोग क्या कहेंगे। वो 4 लोग कौन है पहचानते हैं, वही 4 लोग समाज है। आप सभी लोग उसका हिस्सा है, क्यों कंट्रोल कर सकते हैं इस संस्कृति का? इसीलिए सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात इसमें मैं जोर इसलिए दे रहा था। इससे हो सकता है बहुत सारे लोग आपत्ति करते हैं, सांस्कृतिक पुनर्जागरण क्या चीज है? कट्टरता नहीं है, ये तार्किकता जो तार्किक रूप से आपको सिखाती है। आदि शंकराचार्य ने बहुत पहले कहा था, जो तार्किक नहीं है वो धार्मिक नहीं है। आप हमारा मुंह नहीं बंद करा सकते। ईश्वर पे प्रश्न हमने वेदों से पहले भी किया था, वेदों के बाद भी किया, उपनिषदों को इस लेवल तक लेके गए जहां पर उन्होंने नेति नेति कह दिया, पता नहीं ईश्वर है भी कि नहीं है। उसे वहीं से बुद्ध ने उठाया और कहा कि उन्होंने भी यही कहा, पता नहीं ईश्वर है कि नहीं है। जैन आए, जैन ने कहा ईश्वर है भी, ईश्वर नहीं भी है। हम लगातार बहस करते रहे। फिर उसके बाद पुराण आए, पुराणों ने अलग तरीके से उनको प्रतिस्थापित किया। बात नहीं है कि एक ही समय में कबीर, सूर, तुलसी, दादू, दलिया, गुरु नानक देव, बहुत सारे लोग हैं, सबने अपने अपने तरीके से व्याख्या किया। सवाल यहां धर्म और ईश्वर का है ही नहीं, सवाल यहां संस्कृत का, और उसी में सारी चीजें आपकी समाहित हो जाती है। क्या कृषि? एक छोटी सी चीज, मैं एक छोटा सा कोर्स पढ़ रहा था, उसमें छोटी सी बात है मुझे अपनी उस समय की बात याद आ गई जब मैं वाकई खेती में संलग्न हुआ करता था। तो करते क्या थे, जो तालाब होता है, तालाब का ऊपर का जो कहते थे कि काश के ले आओ, जब पानी थोड़ा सूखता था ना, तो ऊपर वाला जो मिट्टी होता है वो खेत में डाल देते, आए से निकालते छिपा से। तो मुझे आज ये बात समझ में आई कि क्यों करते थे। ह्यूमस होता है, वो खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, आवश्यक तौर पर करते थे। एक साइंटिस्ट का एक दिन में लेक्चर सुन रहा था, तो उन्होंने कहा वाटर बॉडी मर रही है और खेती मर रही है, और दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। कैसे? जब भी कोई तालाब या वाटर बॉडी में से आप उसकी सिल्ट नहीं निकालेंगे, वो पकता जाएगा, फिर एक दिन उसमें पानी इकट्ठा होना पड़ता। आप खेत को पौधा दे रहे हैं, अब धीरे धीरे पौधा से काम चला तो अद्धा हो गया, अब देर से काम नहीं चला तो पूरी बोतल पकड़ाई जा रही है। इसीलिए ये खाद की तो शॉर्टेज हो रही है, इसीलिए। अच्छा, कोई आदमी को खाना न मिले और खाली अद्धा पौवा अद्धा बोतल मिलती रहे, कितने दिन चलेगा बताइए? लीवर उसका डैमेज होकर खत्म हो जाए। आप अपने खेत को मार रहे हैं, 2 तरीके से मार रहे हैं। एक तो ये है, डीएम साहब ने बड़ी मेहनत करके एक रोड निकलवाई कि चलो ये रोड निकलेगी तो गांव के लिए सहूलियत हो जाएगी। रोड के किनारे की जमीन की तुरंत प्लाटिंग हो गई, ईट भेज ये तो फिर हम बेचेंगे। क्या है? अरे पहले केवल इसका 25,000 रेट था, या चलिए मान लेता हूं 25 लाख रेट था, अब उसको 4 करोड़ हो गया। अब खेत तो बेच देंगे, 4 करोड़ रुपए मिल रहे, खेती से कुछ निकल नहीं रहा। कितने साल का खेत रहने वाला आपके पास, कितनी जनरेशन आपकी रहेंगी उसमें, आपको एकदम कैलकुलेट नहीं करना है। क्या है? खेत बेच दिया, आज हमें इतना सारा पैसा मिल गया। उसके बाद मैंने कड़ी छोड़ दी थी। पहले अगली जनरेशन का संकल्प, फिर मां पार्वती के रूप में, गौरी के रूप में मां पार्वती मां का संकल्प, फिर महादेव के रूप में हम पुरुष का संकल्प, उसके बाद एक और संकल्प होता है, एक और भी पूजा करते हैं। कहते हैं अन्नपूर्णा के रूप में वसुधारा देवी, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, और उसके बाद कलश, उसके बाद किसी भी देवता की पूजा करते हैं। ये क्या है? जो वसुधारा देवी है, यानी आपकी मां लक्ष्मी है, वह आपकी समृद्धि का प्रतीक है, समृद्धि का। और उसके बाद जो अन्न जल सारी चीजों को मिला के जो कलश बनता है ना, वो आपके लिए सततता का प्रतीक है। अब आप क्या कर रहे हैं? आपने पूजा उल्टी शुरू कर दी है। सबसे पहले लक्ष्मी की पूजा,
पहले कलर्स की, फिर लक्ष्मी की, फिर देखा जाएगा। जो अगली पीढ़ी तो बाद में आ रही है, तो खेत का भी दाम मिल रहा है, खींच लो, अगली जनरेशन का देखा जाएगा। उसके बाद अगली जनरेशन, क्योंकि पैसा नहीं टिकेगा, संस्कृति टिकेगी। जो आपकी मजबूती जरूरी है, पांव जमीन पे मजबूत पड़े रहेंगे तो टिकेगी। आज कहते हैं कि कोई माँ और बाप अपने बच्चे को लेकर उतारे हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, कहीं से भी कराएंगे। अब जाहिर सी बात है, हमारे यहां VHSMD सेशन रखते हैं बुधवार को, शनिवार को, और उसमें जाते हैं टीकाकरण करने। कभी हो सकता है कि टीका न हो, शॉर्टेज हो जाए, लेकिन जनरली जाते हैं। हम और आप यहाँ पे ग्राम प्रधान जी कितने जागरूक हैं कि हमारे यहां सबको टीके लगने चाहिए। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है? एक और चीज तेजी से बढ़ रही है, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। तो हमारा टीबी के पेशेंट को लेकर एटीट्यूड क्या रहता है? टीबी यहां है, उधर मत जाना। आपको पता है, किसी के घर जाने से या किसी के करीब जाने से आपको टीबी होगी और नहीं तो नहीं होगी, कोई गारंटी नहीं है। हवा में टीबी है, जो आदमी खांसता है उसका जो बैक्टीरिया है टीबी का, कुछ देर के लिए रहता है। इम्यूनिटी जहां आपकी कमजोर होगी दाग लेगा। हम क्या कर रहे हैं? टीबी के टीका को, टीबी के इलाज के लिए सरकार कितना पैसा खर्चा कर रही है। अभी हालत ये है, बीच में दवाई छोड़ दी या दवाई खाई नहीं, MDR HDR हो रहा है, किसी को कोई चिंता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो मरेगा। आप यही सोच रहे कि कल को आप भी मरेंगे। जब कहा गया था वसुधैव कुटुंबकम, तो कोरोना ने दिखा दिया कि वसुधैव कुटुंबकम कैसे होगा। सबकी एक ही जैसी स्थिति थी, सारे उसी इसमें चले थे। एक ने कहा महामारी आती है तो सरकार सबको उनके भरोसे छोड़ देती है, न कहीं ऑक्सीजन थी न वेंटिलेटर था। आज भी सरकार देती नहीं है, कहीं तैयारी नहीं कर रही है। पता है? तो मैंने उससे सवाल पूछा, बच्ची थी, मैंने कहा तुम्हारे यहाँ शादी के लायक कितने लोग हैं अगले 5-6 साल में जिनकी शादी हो सकती है? उसने कहा कि 3-4 लोग। मैंने कहा तो 12 की तैयारी हो गई? किसको पता है कि पैंडेमिक आने वाला? कोई नहीं, किसी को पता था? अच्छा, मान लो तैयारी कर लेता हो, वेंटिलेटर को चूहा खा जाएगा। अभी तो हम एक बिल्डिंग खड़ी करते हैं तो धीरे धीरे पता चलता है उसकी दीवार लोग खोल ले जाए। हम एक सार्वजनिक शौचालय अगर खड़ी करते हैं तो पहले उसकी नल खोलते हैं, फिर बाद में कमोड तक खोल ले जाते हैं। इस बात की जरूरत है समाज को, हम जो सरकार ऐसे क्रिएट कर रही है, समाज को विष्णु बनना पड़ेगा। विष्णु क्या है? संधारक कहते हैं, पालन पोषण करने वाले। जब आप विष्णु का रोल लेंगे तो सरकार जो भी देगी, सरकार जो भी करेगी वो टिकेगा, नहीं तो नहीं टिकेगा। गुजरात के एक स्कूल में मैं गया था, वहां पे बूथ बनाया गया था। मैं उस स्कूल को देखने गया तो जब मैं गया मैंने देखा कि सब कुछ बहुत बढ़िया था उस स्कूल का। मैंने कहा कि एक बात बताओ, आज छुट्टी है क्या? तो कहा नहीं सर, छुट्टी तो नहीं है। मैंने देखा वहां पे लाइब्रेरी भी बहुत करीने से बनाई है। तो मैंने कहा कि तो बच्चे क्यों नहीं है? तो कहा कि सर ये स्कूल एबंडन है। मैंने कहा कब से? तो कहा कि साहब 10-12 साल हो गए। अब बीच में इसलिए बना दिया जाता है कि कुछ लोगों के लिए सहूलियत रहती है, इसलिए लेकिन स्कूल एबंडन है। मैंने कहा एबंडन? अगर ये स्कूल एबंडन है तो ये सारी व्यवस्थाएं कैसे हैं? सब गांव वाले करते हैं, यूथ यहां का करता है। यूथ आता है, पढ़ता है, यही तो बैठ के पढ़ता है, यही सारे अपनी गतिविधियां करता है। मैं सोचने लगा अगर यूपी में कोई स्कूल होता तो अभी तक तो यहां पर कब्जा हो तो पता नहीं क्या बन रहा होता। दीवार एक ईंट तो पता नहीं किसकी चारदीवारी में चले गए। एक संस्कृति के तौर पे उत्तर प्रदेश वो जगह प्राचीन काल से रही है जिसने सबको संदेश दिया है। क्या समाज के रूप में इतने हम कमजोर हो सकते हैं? आज जब आपसे सुझाव मांगा जाएगा तो उस जिम्मेदारी के साथ आपसे सरकार सुझाव चाहती है। खाली सरकार पे नहीं, हर एक चीज का उपाय सरकार पे नहीं है। आप हर चीज के लिए सरकार को जिम्मेदार है। गांव में सफाई नहीं, सरकार जिम्मेदार है ना? सफाई कर्मी रखा हुआ है, फिर भी सफाई नहीं कर रहे। मेरे पास आपको दिखा दूंगा, व्हाट्सएप पे आया होगा। सब सफाई कर्मी किसने रखा हुआ है?
गांव में 150 घर, एक सफाई कर्मचारी हो, चाहते कि पूरे गांव की सफाई करे, गांव में नहीं, दरवाजे की भी सफाई करे। पता है हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति में आपके लिए नियम बना है। दिवाली 5 दिनों की होती है। अब तो दिवाली 5 दिनों की होती है, मैं पूछूं कि क्यों 5 दिनों की होती है, कहते 5 दिन की छुट्टी होती है, मस्ती में जाएंगे। और कुछ लोग तो प्लान कर लेते हैं कि इस बार गोवा घूम के आएंगे। 5 दिन की छुट्टी होती है और 3 दिन का दिया, एक दिया घूर पर, एक दिया देहरी पर, पहले दिन घूर पर, दूसरे दिन देहरी पर, तीसरे दिन घर के अंदर। क्यों? सबसे खराब जगह क्या होती है? घूर। वहां पर भी दिया जलाना है। कैसे? गोबर के साथ घूर साफ किया जाता है, चूना लगाया जाता है, फिर दिया रखा जाता है। आपको पता है गांव का की जो मैंने पहली पार्टी देखी है, दशहरे के पहले से नालियां साफ करना लोग शुरू कर देते थे। त्योहार आने वाला, किसकी नाली साफ करते थे? अपनी पूरी की पूरी सबके हिस्से की हो जाती थी और सबके दरवाजे लोग साफ करते थे। सहन जिसको आप कहते हैं तो सहन साफ करते थे। तो अक्सर सहन मिली होती है, यहां तो सहन मिल जाए तो अगले दिन लाठी चल जाए, वहां पर सहन मिलकर लोग साफ करते थे। सारा साफ करने के बाद सारा कूड़ा इकट्ठा कर दिया था। आपको क्या लगता है होली को जो होलिका जलाई जाती है वो क्या है? गांव का कूड़ा है भाई। देखिए तार्किक तौर पे मैं आपसे फिर से कहूंगा, आपका कोई भी ऐसा त्योहार जो पुरातन काल से चला रहा है बिना विज्ञान के नहीं है। होली की परंपरा मैं अपने यहां की जहां जानता हूं वहां की बता रहा हूं। होली की परंपरा यह है कि सबसे पहले होली के दिन सुबह धुलड्डी शुरू होती है। धुलड्डी काय से शुरू होती है? अब तो लोग कीचड़ मारते हैं, अब तो खैर खेलते ही नहीं, पहले लोग कीचड़ मारने लगते थे। नहीं, सबसे पहले राख, होलिका की राख मली जाती थी और जिसको कोई नहीं मरने वाला था वो खुद से जाकर मर लेता था, फिर जाकर नहाता था। कारण 2 बताएगा, एक तो उसमें कूड़ा जला है तो निश्चित रूप से गंदगी होगी। अब कितने लोग थे, कितने लोग जा रहे घर नहाते ही नहीं है, तो कम से कम इसी बहाने जाकर नहाएंगे। दूसरी कहते थे चिता को आग देकर आते हो तो जाकर नहाना जरूरी है, या जिस घर में चिता को आग लगता है वो घर का आदमी नहाता जरूरी है। तो गांव में चिता जली है तो जाओ नहाओ। नहाता था, नहा के आते ही लोग रंग मारना शुरू कर देते थे। गहरा रंग ऊपर से लेकर नीचे तक सबको रंग मारा जाता। क्यों? रगड़ रगड़ के छुड़ाओगे तो जितना स्किन की जो फंगस लगा हुआ है सब कम से कम साफ तो होगा, साबुन में लगाओगे उस दिन। उसके बाद दोपहर के बाद असली होली शुरू होती है अबीर की। जो आजकल लोग कहते हैं हम सब लोग हैं, हम तो खाली अबीर वाली होली खेलते हैं, वो सब लोग नहीं है, समाज से परे के लोग, वो संस्कृति का हिस्सा नहीं है। और याद रखिए जिस संस्कृति की यवनों ने चर्चा की थी उस संस्कृति का एक भी हिस्सा अगर कोई बदलता है जो तार्किक है, जो वैज्ञानिक है, जो आपके लिए काम का है, जो किसी के लिए नुकसान पहुंचाने वाली नहीं है, तो वो चाहे आप ही चाहे तो दोनों बराबर के पाप के भागीदार। ये संस्कृति ऐसी जो तार्किकता पे वैज्ञानिकता पे, और जो भी संस्कृति तार्किकता और वैज्ञानिकता पे उसको नुकसान पहुंचाने वाला उस पूरे समाज का नुकसान कर रहा है। इससे बचना नहीं जा सकता। जैसे मैं गुरुद्वारे में जाऊंगा तो बिना सिर ढके जाने देंगे, मैं गुरुद्वारे में जाऊंगा तो बिना मेरी पत्नी पूरा चेहरा वगैरह ढकेंगे तभी तो जाएंगे, कहते सिर ढक लो कम से कम। इस संस्कृति में आएगा तो इस संस्कृति का पालन नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? वो संस्कृति जो विज्ञान पे आधारित है, वो संस्कृति जो ज्ञान विज्ञान के दोनों पे आधारित है, वो संस्कृति जो समाज को एकदम समाज को दूर की तरफ चिपकाए हुए मजबूत बनाए हुए, वो वैज्ञानिकता के साथ हमारी पीढ़ी को आगे लेकर चल रही, क्यों नहीं मानेगा कोई? या किसी का क्या एक चीज है? आप अपनी जो लोकल परंपरा है उसका पालन अलग तरीके से करिए। जब मकर संक्रांति का पर्व आता है तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक अलग अलग नामों से अलग अलग तरीकों से एक ही त्योहार मनाया जाता है। नव वर्ष आता है तो अप्रैल में सभी उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक सब नव वर्ष उसी के आसपास 1 महीने के अंदर मनाते हैं। यह है हमारी संस्कृति की एक रूपता का प्रतीक, यह है भारतीय संस्कृति। अब मैं संस्कृत में घुस क्यों गया, मुझे इससे रहना था सिर्फ एक उस शब्द की वजह से, सांस्कृतिक पुनर्जागरण।
मैं उसको समझा देना चाहता था, क्योंकि बाकी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि डीएम साहब ने, एसएसपी साहब वो भी बोले, हमारे प्रबुद्धजन भी बोले, उन्होंने आपको समझाया कि सरकार की मंशा क्या है। मैं सिर्फ आपसे यह आग्रह करूंगा कि जब आप फीडबैक दे रहे हैं, और फीडबैक दीजिए, सुझाव दे रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखिए कि जो आपके हिस्से की जिम्मेदारी है सरकार को मत सौंपिए। खतरनाक है। खतरनाक कैसे है? आप अपना जिम्मा मुझे सौंप दें, आप अपनी सारी चीजें मुझे सौंप दें, मुझे इस बात की पहले तो थोड़ी सी लगेगा कि बोझ लग रहा है, बाद में मुझे खुशी होगी। वजह क्या है? सब कुछ आप मुझे सौंपते जा रहे हैं, मेरा गुलाम बनते जा रहे हैं। बंदा गुलाम, अधिकारी तो हैप्पी होगा, सर ऐसे तो जो तुम्हें करना था आप मुझे दे रहे हो, ठीक है भैया, तो अगली बात चिल्लाओ नहीं कि सारा को कंट्रोल कर रहे हैं। यही आपसे जन भागीदारी की बात हुई है, जन भागीदारी के तौर यही लोकतंत्र का मूल है, अदरवाइज एरिस्टोक्रेसी में पहुंच जाएंगे आप। और जो चिल्लाते हो कि अधिकारियों की चल रही है, अधिकारियों की चल रही है, जरा सा देखना आपके अधिकारियों के चलाने में सहयोग कौन कर रहा है? यही सरकार करे, यही प्रशासन करे, यही प्रशासन करे। हमारे अधिकारियों की चल रही है, आप चलवा रहे हो। अगर आप अपना जिम्मा ले लेते तो अधिकारी की नहीं चलती। मुख्यमंत्री जी जो स्कीम आपके सामने लेके आए हैं वो इसी बात के लिए लेके आए हैं। ये कहीं किसी को लाभ नहीं देगी, बात नहीं रही है, पर किसी जगह लाभकारी कोई चीज अभी तक की भी नहीं गई होगी। ये इस तरीके से है कि आप अपनी सरकार से क्या चाहते हो वो आप चुनेंगे और उसको सरकार लागू करेगी। इतना सारा बोलने का उद्देश्य मेरा यही था कि आप इस जिम्मेदारी को समझिए। सभी वर्ग जितने भी बैठे हैं अपने अपने तरीके से केवल अपना सोच के नहीं, पूरे समाज से उत्तरदायित्व का और उस संस्कृति का हिस्सा बनकर जिससे पुनर्जागरण की बात हो रही है, आप अपना सुझाव दें और उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसको गंभीरता से इसको देंगे। धन्यवाद।